नोज सर्जरी या राइनोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी में एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है वर्ल्ड वाइड, और बहुत सारे लोग इसको करवाते हैं अपने नोज़ के शेप को करेक्ट करने के लिए, या फिर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको हो रही है, हो सकता है सेप्टल डिविएशन से हो रही हो, या किसी भी रीज़न से अगर उनको लगता है कि नोज़ के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो हम राइनोप्लास्टी के ज़रिए इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम सेप्टोप्लास्टी भी कर सकते हैं, जिससे हम डिविएटेड नेज़ल सेप्टम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट सर्जरी से डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर उनके फंक्शनल प्रॉब्लम, मतलब जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसमें उतना करेक्शन नहीं मिलता जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया हो, और इसके लिए ही वो रिविजन राइनोप्लास्टी के लिए ऑप्ट करते हैं। अब क्या है ये रिविजन राइनोप्लास्टी? बेसिकली रिविजन राइनोप्लास्टी एक री अटेम्प्ट है। हम इसमें दोबारा से आपकी जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, या वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम की हो या फिर वो शेप की हो। तो ये एक री अटेम्प्ट है उन चीज़ों को करेक्ट करने का जो पहली सर्जरी आपको नहीं दे पाई। अब कौन से पेशेंट्स हैं जो इसको करवाना चाहते हैं, या हम देखते हैं कि डिटेल में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आखिर हो सकती हैं फर्स्ट सर्जरी में जिससे कि हमें रिविजन राइनोप्लास्टी करनी पड़े। तो हम पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है टू नैरो नोज, मतलब कि बेस अगर बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो गई फर्स्ट सर्जरी में, या फिर एला बहुत नैरो हो गया, टिप बहुत नैरो हो गई। तो अगर बहुत ज़्यादा नैरो लुक हम देने की कोशिश करते हैं फर्स्ट सर्जरी में, तो ये एक आर्टिफिशियल लुक हमें देता है, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू हैव हैड अ सर्जरी डन। तो जब ये नैरोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके साथ ही साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ओवरऑल हम इसको करेक्ट कर सकते हैं एक रिविजन राइनोप्लास्टी में। इसमें हम जो बेस है, जो कि मोस्टली नेज़ल बोन का बना होता है, इसको हम करेक्ट करते हैं। मतलब हम दोबारा से उन फ्रैक्चर लाइंस को क्रिएट करके और नोज़ की बोन को हम बाहर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टिप की, जो कि बहुत नैरो हो गई हो अगर फर्स्ट सर्जरी में, तो उसमें हम रीडिज़ाइन करते हैं टिप को, और इसमें ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है। और इसके लिए जो फर्स्ट चॉइस ऑफ कार्टिलेज मटेरियल है वो है कॉस्टल कार्टिलेज या रिब कार्टिलेज। हम चेस्ट की कार्टिलेज को यूटिलाइज करते हैं रिविजन राइनोप्लास्टी में बहुत कॉमनली, और उससे हम नोज़ की स्ट्रक्चर को दोबारा से करेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एला की। तो एला एक ऐसी जगह है जिसमें अगर हमने बहुत ज़्यादा नैरोइंग कर दी तो ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है करेक्ट करना। इसलिए एला रिडक्शन हमेशा बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए और ओवर करेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ओवर करेक्टेड एला है तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लगता है, और वो हम यूजुअली ईयर से लेते हैं स्किन के साथ, जिससे कि हम एला को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बट ये सारे करेक्शन में ये एक डिफ़िकल्ट करेक्शन है अचीव करना, इसलिए टू नैरो एला या टू स्मॉल एला नहीं होना चाहिए फर्स्ट सर्जरी में। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने राइनोप्लास्टी सर्जन को बहुत ही केयरफुली चूज़ करें। अब हम आते हैं इस बात के डिस्कशन पे कि पेशेंट्स आखिर क्यों करवाना चाहते हैं रिविजन राइनोप्लास्टी। तो इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं, या तो उनको फंक्शनल प्रॉब्लम है या उनको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। मतलब ब्रीदिंग में अभी भी डिफ़िकल्टी है या डिफ़िकल्टी हो गई है राइनोप्लास्टी के बाद, या फिर जो एस्थेटिक करेक्शंस उन्होंने एक्सपेक्ट किया था अपनी फर्स्ट राइनोप्लास्टी से वो उनको नहीं मिली, और वो दोबारा से इसको करेक्ट करवाना चाहते हैं। हम अगर फंक्शनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना ये मेनली दो वजहों से हो सकता है। एक इंटरनल वाल्व कोलैप्स और दूसरा एक्सटर्नल वाल्व कोलैप्स। अब इंटरनल वाल्व कोलैप्स में क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो पोर्शन है जिसको हम अपर कार्टिलेज भी बोलते हैं, वो अगर कोलैप्स हो जाए बोन को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हुए, तो उसके बाद ये जब हम सांस लेते हैं तो वो एक तरह से अंदर की ओर खिंचती है और हमारे नेज़ल पैसेज को ब्लॉक करती है। तो इसके कारण हमारी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है। इसको हम रिविजन राइनोप्लास्टी में करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल वाल्व कोलैप्स की बात करें तो उसमें क्या है कि ये जो लोअर कार्टिलेज है वो वीक हो जाता है एक्सेसिव नैरोइंग के कारण, और उसके कारण जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये अंदर की तरफ बंद हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी हम रिविजन राइनोप्लास्टी में एड्रेस कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है वो है सेप्टम। यूजुअली डिविएटेड नेज़ल सेप्टम से वैसे तो प्रॉब्लम होती ही है ब्रीदिंग में, लेकिन जब हम करेक्ट करते हैं इसको तो कुछ रेसिडुअल डिविएशन रह सकता है और उसके करेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये हम रीडू राइनोप्लास्टी या रिविजन नोज सर्जरी में करेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कॉस्मेटिक कंसर्न्स पे। कॉस्मेटिक कंसर्न्स बेसिकली अगेन अलग अलग पार्ट्स की वजह से हो सकती हैं। हो सकता है कि बेस आपको पसंद ना आ रहा हो, या टिप ना पसंद आ रही हो, या फिर एला का करेक्शन आपको नहीं पसंद आ रहा हो, और हो सकता है कि हम
जो अगर आपका है तो अंडर करेक्ट हुआ है या ओवर करेक्ट हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स रीज़न हो सकते हैं कि आपको एक रिविजन राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े। तो हम पहले आते हैं बेस पे। अगर बेस की नैरोइंग बहुत ज़्यादा कर दी गई है तो उसमें भी एक बहुत नैरोड लुक आता है नोज़ का और पिंच्ड नोज़ लगता है। तो उस केस में भी एस्थेटिक प्रॉब्लम्स लग सकती हैं आपको एंड यू मे वांट टू करेक्ट दैट। इसमें हम वापस से उन फ्रैक्चर लाइंस को क्रिएट करके नोज़ की बोन को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं रिविजन राइनोप्लास्टी में। अब हम आते हैं टिप पे। तो राइनोप्लास्टी के बाद आपको हो सकता है टिप बहुत ज़्यादा पॉइंटी लगे या ये भी हो सकता है कि आपको उतनी शार्प ना लगे। तो ये दोनों करेक्शंस हम रिविजन राइनोप्लास्टी में अचीव कर सकते हैं और एक डिफाइंड टिप का लुक हम ला सकते हैं रिविजन राइनोप्लास्टी में। जब हम बात करते हैं हम्प की, तो हम्प के कंसर्न से भी बहुत सारे लोग पहली राइनोप्लास्टी कराते हैं और उसमें अगर आपका हम्प ओवर करेक्ट हो गया तो आपको लग सकता है कि नोज़ की ब्रिज बहुत फ्लैट लगने लगी या बहुत ज़्यादा स्कूप्ड आउट लगने लगी, या हो सकता है कि अंडर करेक्ट हुई हो और आपको थोड़ा और हम्प सॉफ्टन करने की इच्छा हो। तो ये हम रीडू राइनोप्लास्टी में कर सकते हैं। अब एक जो एरिया है एला, ये एला का जो करेक्शन है रिविजन राइनोप्लास्टी में, ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट करेक्शंस है और इसमें यूजुअली अगर आपकी पहले राइनोप्लास्टी में एला ओवर करेक्ट हुई हो तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लगता है और वो यूजुअली हम ईयर से लेते हैं और एक्स्ट्रा टिश्यू लगा के हम एला करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जो सारी रिविजन राइनोप्लास्टी में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आपको इनमें से सारी प्रॉब्लम नहीं हो और इनमें से एक दो जगह या एक जगह ही आपको लगता हो कि करेक्शन की ज़रूरत है। तो रिविजन राइनोप्लास्टी में मे बी यू आर नॉट नीडिंग टू डू अ फुल राइनोप्लास्टी बट ओनली अ पार्ट ऑफ द राइनोप्लास्टी नीड्स टू बी डन। अगर हम रिविजन राइनोप्लास्टी करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्टिलेज ग्राफ्ट का। ये कार्टिलेज ग्राफ्ट हम चेस्ट से लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट हमें मिल सकता है। प्राइमरी राइनोप्लास्टी में भी बहुत बार हम चेस्ट कार्टिलेज का यूज़ करते हैं और रिविजन राइनोप्लास्टी में चेस्ट कार्टिलेज का यूज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है और बहुत बार ज़रूरत पड़ती है चेस्ट कार्टिलेज की। अब जब हम रिविजन नोज सर्जरी डिस्कस कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब कराएं ये रिविजन नोज सर्जरी। तो 1 साल जनरली वेट करना अच्छा होता है आपकी प्राइमरी राइनोप्लास्टी के बाद, क्योंकि अगर आप इसके पहले अटेम्प्ट करते हैं तो सर्जरी थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, स्कार टिश्यूज़ सेटल नहीं हुए रहते, सब कुछ आपस में चिपका पड़ा होता है, तो सर्जन के लिए भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप 1 साल वेट करके अपनी राइनोप्लास्टी कराते हैं दोबारा, तो उसमें जो कार्टिलेज का डेलिनिएशन है वो अच्छे से पता चलता है, जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, सर्जरी थोड़ी कम एक्सटेंसिव होती है, आपकी हीलिंग जो है वो बेटर होती है। तो ऑब्वियसली वेट करना ही इसमें बेटर है और 1 साल के बाद ही आपको अपनी रिविजन राइनोप्लास्टी कंसिडर करनी चाहिए। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू चूज योर रिविजन राइनोप्लास्टी सर्जन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी सर्जरी इज ट्रस्ट। अगर आप अपने फर्स्ट सर्जन को ट्रस्ट करते हैं तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उनके पास वापस जाएं, क्योंकि उन्होंने अगर आपकी पहली सर्जरी की है तो उनको इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में सब कुछ पता होगा, उन्होंने क्या ग्राफ्ट कहाँ लगाया है और कैसे अप्रोच करना है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से आप किसी दूसरे सर्जन के साथ ये सर्जरी करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि अपने सारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट सर्जरी के आप अपने साथ रखें और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फर्स्ट सर्जन को कि वो रिकॉर्ड्स दें आपको, सो दैट जो भी नेक्स्ट सर्जन है उनको पूरी जानकारी रहे आपकी फर्स्ट सर्जरी के बारे में, सो दैट यू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम योर रिविजन सर्जरी। We do get requests for revision rhinoplasties often, and in that my approach is to opt for a structural rhinoplasty. ये जो स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी है उसमें हम जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से क्रिएट करते हैं, जो वाल्व्स की प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इस अटेम्प्ट में जो भी एस्थेटिक करेक्शंस नीडेड हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं अपने रिविजन राइनोप्लास्टीज में, एंड वी बीन एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पेशेंट्स correct their aesthetic and functional concerns with the revision nose surgeries with us. If you have any concerns, whether functional or aesthetic regarding your nose, then you can drop your questions in the comment box below and I shall be very happy to answer them. We regularly post videos on rhinoplasty and even other plastic surgery on our channel SB Aesthetics. Do subscribe to our channel and keep the notification bell on so that you get notifications for the new videos.